नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टेट। दोस्तों, आज हम एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं जो है हमारा मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक और सल्तनत काल के बारे में, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहे हैं। तो आइए देखते हैं सल्तनत काल के बारे में। दिया गया है दोस्तों, भारत पर आक्रमण, जो कि पहला सल्तनत काल के बारे में ही दिया गया है, जो अरब द्वारा किया गया है और पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। देखते हैं दोस्तों, भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया और 1001 से 1028 तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार सोमनाथ मंदिर पर ही आक्रमण किया था। 1025 में इसने काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर को लूटा। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि 1025 ईस्वी में काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा महमूद गजनवी ने। इसे भारतीय इतिहास में बुतसिकन अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाले की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, आगे दिया गया है, अलबरनी तथा फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी थे। अलबरनी ने किताबुल हिंद या तारीख ए हिंद तथा फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अलबरनी एक महत्वपूर्ण शासक था, जो कि शासक नहीं, एक रचनाकार था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने किताबुल हिंद किताब लिखी है, जिसे तारीख ए हिंद भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप आइए देखते हैं आगे। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह पहला तुर्क आक्रमणकारी था। दोस्तों, याद रखिएगा, पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम और पहला तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। गौरी ने 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। दोस्तों, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने एक गलती की है। इसमें मोहम्मद गौरी को हराने के बाद इन्होंने उसे मारा नहीं, ना ही उसे बंदी बनाया, बल्कि उसे छोड़ दिया और इसी का फ़ायदा उठाते हुए 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसे कहते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से लड़ा गया और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और इसमें मोहम्मद गौरी इन्हें बंदी बना लेता है और जाकर इन्हें कैद में बंद कर देता है। तो दोस्तों, जिस पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। तो ये चौहान वंश के शासक हैं। देखते हैं आगे। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जयचंद से जोड़ देंगे तो जयचंद चंदावर का युद्ध, जयचंद चंदावर। तो 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को जीता और इसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्रतापी शासक है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपनी जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया था और इस तरह दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई है। दोस्तों, इसे गुलाम भी कहते हैं, गुलाम के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली सल्तनत में, और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। दी गया है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा तथा यह काल दिल्ली सल्तनत कहलाता है। इस दौरान दिल्ली पर 5 वंशों का शासन रहा। दोस्तों, पहला गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है। आगे दिए गए, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत ये कभी दिल्ली नहीं गया था, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर इसके दुश्मन थे। इसे डर था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसीलिए इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और ये दिल्ली की तरफ जाता भी नहीं था। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
कुतुबुद्द उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, इन दोनों का निर्माण करवाया था। दोस्तों मीनार का भी करवाया है, लेकिन मीनार का पूरा काम इसके द्वारा नहीं करवाया गया। आगे इल्तुतमिश ने भी मदद की तब पूरा हुआ। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है। तो ये सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप लोग ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार इनके नाम पर ही है। आगे दी गया 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1206 ईस्वी में इसने स्थापना किया और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। और चौगान जिसे हम लोग इस समय पोलो जैसे भी कहते हैं। आगे दिया गया है। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, किंतु आराम शाह की अयोग्यता के कारण इल्तुतमिश ऐबक का उत्तराधिकारी बना और 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दोस्तों इल्तुतमिश प्रतापी शासक में से एक माना जाता है। आगे दिए इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। आप ध्यान रखिएगा, वह एक इलवरी तुर्क था। दोस्तों याद रखिएगा, पूछता है कि इल्तुतमिश कैसा तुर्क था, तो इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने अब पहली बार राजधानी दिल्ली में स्थापित की और इसे ही वास्तविक शासक माना जाता है गुलाम वंश का। और ये आगे देखिए, ख्वारिज्म के राजकुमार मंगवा रानी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली तक आया था, परंतु इल्तुतमिश ने उसे शरण न देकर दिल्ली की चंगेज खां के आक्रमण से रक्षा की थी। यह सल्तनत काल का पहला शासक था, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान होने की मान्यता प्राप्त की थी। इसे सुल्तान भी कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछता है कि पहला कौन सा शासक था जो सल्तनत काल में अपने आप को सुल्तान नाम से प्रसिद्ध किया था या उपाधि धारण किया था। तो ये इल्तुतमिश था। आगे दिया गया है, इसने 40 तुर्क सरदारों का एक दल चहलगानी गठित किया था तथा एकता प्रणाली का आरंभ भी इसके समय में ही हुआ था। आगे देखते हैं। एकता प्रणाली के तहत सैनिक व असैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले जमीन दी जाती थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकता जो है, एकता प्रणाली, ये ज़मीन से संबंधित थी और जो सैनिक लड़ते थे इनके लिए उन्हें ये पैसे या और कुछ ना देकर ज़मीन दे दिया करते थे। आगे दिए गए है, इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्के हैं दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली में टकसाल स्थापित किया था। इसने कुतुब मीनार का भी पूर्ण निर्माण करवाया है। आगे देखते हैं, शुरुआत कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक है, और वास्तविक शासक जो इल्तुतमिश है उसने ही कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था। आगे दिया है, मिन्हास उस सिराज इस दरबारी इतिहासकार था। इसका इल्तुतमिश के सभी पुत्र शासन के अयोग्य थे, इसलिए उनकी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान जिसे कहा जाता है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु रजिया से पहले फिरोज शाह गद्दी पर बैठा जिसका वध कर दिया गया था और फिर रजिया गद्दी पर बैठी और इसे भी बहुत ज़्यादा साल तक नहीं शासन करने दिया गया। ये 4 से 5 साल तक शासन की और इसे साजिश के तहत मरवा दिया गया। आगे दिया गया है, रजिया मध्यकालीन भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। यही मुख्य कारण था जिसके कारण उन्हें मार दिया गया। वह पुरुष की तरह कुबा जिसे कोट और टोपी पहनती थी पुरुष की तरह। रजिया ने अबिसिनिया निवासी गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को अधिक महत्व दिया और उसे अमीर आखोर नियुक्त किया था। आगे दिया गया है, तुर्की सरदार इससे नाराज हो गए और अरिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया को बंदी बना लिया, परंतु बाद में रजिया ने उससे विवाह कर लिया। दिल्ली वापस आते समय बहराम शाह ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। दोस्तों याद रखिएगा, बहराम शाह ने रजिया सुल्तान को मारा था। तो आइए देखते हैं आगे। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह और इसके बाद इल्तुतमिश का पौत्र नासिर उद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा, जिसे हराकर गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया।
दोस्तों बलबन बहुत ही प्रतापी शासक था, जिसे लौह और रक्त की नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा ही चलाई गई नीति है लौह और रक्त की नीति। बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी। आप लोग याद रखिएगा कि बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। बलबन ने दीवाने आरिज सैन्य विभाग और दीवाने बिजारत वित्त विभाग बनाए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा 2 आयोग बनाए गए थे, सैन्य विभाग, वित्त विभाग। इसने नवरोज़ मनाने की शुरुआत की, जो कि पारसी नववर्ष का त्यौहार है। इसने अपने सबसों के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अभी मैंने ऊपर बताया। इल्तुतमिश के 40 संगठन का अंत कर दिया बलबन ने स्वयं को जिल-ए-इलाही अल्लाह की छाया बताया है और नियाकत-ए-खुदाई अल्लाह का प्रतिनिधि भी बताया है, घोषित किया था, तथा दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारंभ किया था। सिजदा समझते हैं, जैसे कोई शासक है तो अगर वो जा रहा है तो सभी इसके पैर चूमते थे, उसे सिजदा कहते हैं। पाबोस मुझे आइडिया नहीं है। बलबन के बाद उसका पौत्र केकुबाद शासक पर बैठा, जो इस वंश का वास्तविक अंतिम शासक था। तो आगे देखते हैं खिलजी वंश, जो कि मोस्ट डेंजरस है। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, मूवी पद्मावती, आप लोग देखे होंगे। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और यह सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदू जनता के प्रति अच्छा व्यवहार किया। और आगे दिया गया अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान का भतीजा तथा दामाद दोनों था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने सुल्तान से छिपकर देवगिरी के यादव राजा को हराया और अपार धन संपदा हासिल कर लिया। और इससे पूर्व वह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। आप लोग ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। इसने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नुसरत खां ने गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर को 1000 दीनार देकर खरीदा था। दोस्तों इसे 1000 दीनारी या दीनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। और आगे दिया है जिसके कारण मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा जाता था, अभी मैं बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना का गठन किया। इसके काल में सैनिकों को हुलिया लिखा जाने लगा तथा घोड़ों पर दागना शुरू किए गए, जैसे मोहर मार देते थे कि ये घोड़ा हमारे ही सेना का है। आगे देखते हैं अलाउद्दीन के संबंध में बुलजे हेग ने लिखा है कि अब सल्तनत का साम्राज्य काल प्रारंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी को उसके विशेष गुणों के कारण सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था, क्योंकि ये भी सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतना चाहता था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन ने पहली बार व्यवस्थित बाजार प्रणाली अपनाई है तथा कम तौलने वाले और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर दंड देने का प्रावधान किया था। ये सीधा मृत्युदंड दे देता था जो मिलावटी सामान या कुछ गलत काम करते थे। अलाउद्दीन ने राज्य में मद्य निषेध कर दिया और अमीरों के आपस में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दिया। इसने 4 प्रकार के बाजार चलाए थे, गुलाम व पशु बाजार, दैनिक वस्तु बाजार, खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार इसने स्थापित किया तथा गृह कर और चारागाह कर लागू किया था। दोस्तों श्योर है, अगर आप किसी क्षेत्र में विकास कर रहे हैं तो आपको टैक्स लगाना ही होगा। तो देखते हैं आगे। आमिर खुसरो इसका दरबारी कवि था। खुसरो को तोता हिंद भी कहा जाता था। इन्होंने तबले का आविष्कार किया था। आप लोग याद रखिएगा, ये पूछता है जीके में कि तबले का आविष्कार किसने किया था, तो ये अमीर खुसरो जी ने किया है। और आगे दिए गए खुसरो ने 4 सुल्तानों का काल देखा है। बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक का काल देखा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 सुल्तानों का काल अमीर खुसरो ने देखा है। आगे दिए तुगलक वंश, जिसमें एक शासक है फिरोज शाह तुगलक, अभी आगे हम लोग देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1325 ईस्वी में जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आगे दिया गया है
विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाने वाला सबसे पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। और सुल्तान ने 5 ऐसे अभियान चलाए जो असफल हो गए। देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ये सभी पाँचों के पाँचों फेल हुए थे। और आगे दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। दोस्तों याद रखिएगा, बस इतना ही पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो ये मोरक्को का था। आगे दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही नामक कृषि विभाग का गठन किया था। दोस्तों पूछता है कि दीवान कोही किस विभाग से संबंधित है, तो ये कृषि विभाग से संबंधित है। आगे दिए गए मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी इसके लिए। और आगे दिया है फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों जौना खां भी कहा जाता है, जिसकी याद में इसने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। इसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला आदि नगर बसाए हैं। आगे देखते हैं इसने टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाकर स्थापित किया। दोस्तों पूछता है कि टोपरा का स्तंभ कौन सा शासक दिल्ली लेकर आया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फिरोज शाह तुगलक था। इसने जजिया कर, खराज, कृषि कर, जकात और खुम्भ, जिसे युद्ध में की गई लूट पर लगाने वाला कर कहा जाता है, ये सभी लगाए। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात दान विभाग की स्थापना की। निःशुल्क चिकित्सा के लिए दारुल शिफा, गुलामों के लिए आगे देखते हैं गुलामों के लिए दीवान बंदगान तथा रोजगार कार्यालय और मैरिज ब्यूरो की स्थापना की थी। दोस्तों ये पहला शासक था जो ब्राह्मणों पर कर लगाया है, और सभी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और अकबर, जिसे महान शासक कहा जाता है, वो आया तो सभी करों को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह था, जिसके काल में 1398 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों आगे देखते हैं सैयद वंश आ गया है। इसका संस्थापक खिज्र खां था। यही पूछता है, इसमें से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इस सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह सुल्तान बना। इसके काल में याहना बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखी है। इसके बाद मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह शासक हुए। देखते हैं दोस्तों लोदी वंश के बारे में। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। लोदी वंश का पहला अफगानी मूल का शासक था। दोस्तों याद रखिएगा, लोदी वंश का संस्थापक और अफगानी मूल का व्यक्ति बहलोल लोदी था। और 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम शाह सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं सिकंदर लोदी ने न्याय व्यवस्था की स्थापना की तथा भूमि की पैमाइश के लिए गज सिकंदरी चलाया था। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। आगे देखते हैं 1506 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों याद रखिएगा, सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित आगरा है। और आगे देखते हैं सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद पर फरहंग-ए सिकंदरी नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और आगे देखते हैं 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना, जिससे अकबर हराकर अपना शासक स्थापित करता है। आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी ने सरदारों का प्रभुत्व कम कर दिया और उनका दमन भी किया था। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लोदी की पराजय हुई। ये दोस्तों कई बार हारा है। और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारकर लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत कर दिया गया और मुगल वंश की स्थापना हुई। दोस्तों जिसे बाबर ने प्रारंभ किया और जिसका पुत्र हुमायूं था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रारंभ 1336 ईस्वी में हुआ है। हरियर बुक का दोनों भाई लोगों ने किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।